नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक नए विषय पर बात करने वाले हैं। जीवन के विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई तरह के पड़ाव आते हैं। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। हम सबके अंदर जो असीम ऊर्जा होती है, हम सबके अंदर जो असीम प्रतिभाएं होती हैं, क्या आपको लगता है उन सारी प्रतिभाओं का, उस सारी ऊर्जा का आप अपने इस जीवन में दोहन कर पाते हैं? दोस्तों, मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। मैंने शायद ये कहानी आपसे साझा की हो। ये कहानी एक ऊंट की है, चिड़ियाघर की है, एक माँ की है, एक अबोध बच्चे की है। एक बच्चा, करीब 5 वर्ष का बच्चा है, अपनी माँ के साथ चिड़ियाघर जाता है। चिड़ियाघर में माँ उसको लेके जाती है, अलग अलग तरह के जानवर दिखाती है। फिर वह ऊंट के बाड़े में जाती है। बच्चा कौतूहल से पूछता है, क्योंकि उसने रोजमर्रा के जीवन में वो प्राणी कभी देखा नहीं था, तो वो पूछता है कि माँ ये क्या है? उसने कहा, बेटा ये ऊंट है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा होना भी चाहिए। हम सबके अंदर जिज्ञासा थी बच्चे के अंदर। बच्चा कहता है कि माँ ये बताइए कि इसके ऊपर ये इतना एक कुबड़ जैसा क्या निकला है? तो माँ कहती है, बेटा ये रेगिस्तान में रहता है, वहां पर पानी की बड़ी किल्लत होती है, खाने की बड़ी समस्या होती है, तो ये अपनी एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है यहां पर। वो संतुष्ट हुआ। उसने दूसरा सवाल दागा माँ के साथ कि माँ ये बताइए कि ये जो इसके पैर हैं ये इतने लंबे क्यों होते हैं? माँ ने कहा, बेटा ये रेगिस्तान में सूर्य की तीखी किरणें पड़ती हैं, सूर्य तीखा, उसका असर होता है रेत पर, जलता है, तो उसके लिए उसके जो पैर हैं वो लंबे बनाए गए हैं ताकि उसको तपिश ना लगे रेत की। वो तीसरा सवाल फिर करता है। बच्चे के अंदर सवालों का अंबार है। तीसरा सवाल करता है कि माँ ये बताइए कि इसकी गर्दन की जो बनावट है वो अलग किस्म की क्यों है? हम गाय को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, उसकी गर्दन अलग है, लेकिन इसकी गर्दन ऊंची और घुमावदार क्यों है? माँ फिर कहती है कि बेटे रेगिस्तान में कई बार झाड़ियां जो होती हैं, खाने के लिए भोजन होता है, बहुत ऊंचे पर मिलता है, इसलिए उसकी गर्दन ऊंची बनाई गई है। नीचे तो कुछ मिलता ही नहीं है, नीचे सब सूखा है, तो इसलिए उसकी गर्दन ऊंची बनाई गई है, पत्तियां खा सके वो पेड़ों की। फिर वो चौथा सवाल कहता है कि मां ये बताइए कि इसकी जो पलकें हैं, इसकी जो भौं हैं, पलकें देखी, वह पलकें इसकी इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी क्यों हैं? मां फिर उससे कहती है कि बेटा चूंकि वहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, उससे इसकी रक्षा हो जाए, रेत इसकी आंखों में ना जाए, इसलिए इसकी पलकें बड़ी बनाई गई हैं। बच्चा संतुष्ट हो जाता है। मां से कहता है कि मां ये बताइए, जब इतनी सारी खूबियां इस ऊंट के अंदर हैं, तो ये चिड़ियाघर में क्या कर रहा है? अलग अलग बारे में जाता है, फिर मगरमच्छ के बारे में, फिर हाथी के बारे में, शेर के बारे में, फिर हिरण के बारे में, अलग अलग उस सवाल पूछता है। फिर उसके बाद सबका माँ का उसका यही सवाल होता है कि माँ सब ये जो जानवर हैं इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, फिर क्या वजह है कि चिड़ियाघर के दड़बों में बंद हैं? इनको निकाला क्यों नहीं गया? ये जंगल में क्यों नहीं है जहां इनको होना चाहिए? मगरमच्छ को तालाब में होना चाहिए, नदी में होना चाहिए, ऊंट के लिए रेगिस्तान में होना चाहिए, शेर के लिए जंगल में होना चाहिए। ये सब अपनी अपनी जगहों पर क्यों नहीं है? बाज के लिए या गिद्ध के लिए आकाश में होना चाहिए। तो माँ उससे कहती है कि बेटा यही कुदरत है। हम में से ढेर सारे लोग जहां जिनको होना चाहिए उतना टैलेंट होने के बाद भी वो भी कहीं ना कहीं चिड़ियाघर में बंद रह जाते हैं। तो मेरा आपसे इस एपिसोड के माध्यम से, इस व्याख्यान के माध्यम से यह अनुरोध है, कहीं आप भी तो उस चिड़ियाघर की गिरफ्त में तो नहीं है, कहीं आप भी तो उन सलाखों के पीछे नहीं है, कहीं आप भी तो अपने घर में बंद नहीं है। उस घर से निकलिए। गुलजार की एक बहुत अच्छी कविता है दोस्तों। उस कविता का मर्म आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि हम में से कितने लोग जोखिम लेने से डरते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं। गुलजार की कविता है, वो कहते हैं, टहनी पर बैठा था वह, टहनी पर बैठा था वह, डूबने से डर लगता था, ना उड़ा ना डूबा, बैठे बैठे सूख गया। तो दोस्तों, कई लोग अपने जीवन में सब कुछ होने के बावजूद, मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, 2 बातें हमेशा कहता हूं अपने विद्यार्थियों से भी, जिस काउंसलिंग में और जिस भी सेमिनार में जाता हूं, 2 बातें कहता हूं कि हमारे जीवन के 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। पहला, जब मैं ये सवाल करता हूं तो जवाब क्या आता है? आप ताज्जुब करेंगे। जवाब आता है कि पहला दिन वह जब हमारा जन्म होता है, और दूसरा दिन वह जब हमारी मृत्यु होती है। मैं अवाक रह जाता हूं। मैं कहता हूं नहीं, पहला दिन वह जब हम इस धरती पर आते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण वह दिन होता है जब हमें यह पता चलता है कि हम इस धरती पर, इस दुनिया में, इस जिंदगी में आखिर क्यों आए। और ये जो आपको बता दे,
उस समय आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। उस समय आपको पता चलता है कि हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। जितने भी सफल लोग, जितने भी नामचीन लोग आप देख रहे हैं, जो असाधारण हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये असाधारण है। देखिए, साधारण और असाधारण दो तरह के लोग होते हैं। असाधारण लोग वो होते हैं जिनको सही समय पर यह पता चल जाता है कि उनके आने के पीछे वजह क्या है, वो किस लिए आए हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन की बात करें, आप स्टीव हॉकिंस की बात करें, आप बिल गेट्स की बात करें, अंबानी की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, किसी भी खिलाड़ी की बात करें, किसी भी हीरो एक्टर की बात करें, उन सबको यह पता चल चुका होता है कि क्यों आए। पता आपको भी चलता है, अंदर से आपकी आत्मा, अंदर से आपको बार बार कचोटा जाता है कि नहीं, तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम किसी और चीज के लिए आए हो, किसी और चीज के लिए बने हो। लेकिन आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत, वो जोखिम लेने की क्षमता नहीं होती कि हम अपने आप को बदल सकें। दोस्तों, अभी मैं चर्चा कर रहा था 3 इडियट फिल्म की। उस मूवी में एक बड़ा किरदार है फरहान। उस फरहान के बारे में क्या है, फरहान वर्ल्ड क्लास का फोटोग्राफर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में उसका कोई तोड़ नहीं, भारत में तो कम से कम नहीं होगा। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया है, लेकिन उसके साथ बड़ा फोबिया क्या था, वो अपने सारे फोटोग्राफ्स, जितने भी उसने शानदार फोटोग्राफ्स खींचे, वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स अपने बैग में लिए घूमता था। बैग कंधे पर लटका होता था और यहां वहां मंडराता रहता था। एक दिन उसका दोस्त, उसमें बना है रेंचो, आमिर खान, वो उसको बैग को ऐसे ही खोल के देखता है, उसमें फोटोग्राफ देखता है, अवाक रह जाता है। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था, इसको तो इतना जबरदस्त टैलेंट है फोटोग्राफी का, ये क्या कर रहा है यहां पर। वो उन फोटोग्राफ को जहां पोस्ट करना था, लिफाफा रखा था बना हुआ, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि उस लिफाफे को जाके डाकिए के पास दे दें या पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पोस्ट कर दें। रेंचो ने किया, उसके पूरे के पूरे जो फोटोग्राफ्स थे उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, जो वर्ल्ड का नंबर 1 फोटोग्राफर था, उसको भेज दिए। वहां से वो फोटोग्राफ देख के चमत्कृत हो गया, झंकृत हो गया। उसने कहा, ये फोटोग्राफ किसने खींचे हैं, मैं उसको अपना साथी बनाऊंगा, उसको अपना सबऑर्डिनेट बनाऊंगा, उसको अपने साथ रखूंगा। ये जब सुनता है फरहान तो पागल हो जाता है। तो ऐसा ही टैलेंट कई सारे लोग अपनी किताबें, अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं, जो कुछ भी टैलेंट हमारे अंदर होता है, वो बार बार उसको छुपाते रहते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। आपने देखा होगा, जब किसी बारात में हम जाते हैं, हर किसी का मन होता है कि वो भी थोड़ा बहुत ठुमक ले, थोड़ा बहुत डांस कर ले। इच्छा सबकी होती है दोस्तों, लेकिन होता क्या है, वो आगे आने तैयार नहीं होते। ना जाने कौन सी एक बेड़ी उनके पैरों में डली है, ना जाने कौन सा एक पर्दा उनके सामने है, कौन सा एक कांच की दीवार आ जाती है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, इस तरह से होंगे। लेकिन उनमें से एक जो प्रेरक किस्म का आदमी होता है, जो प्रेरक की भूमिका निभाता है, जो शादी में सब लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है, वो हाथ पकड़ पकड़ के खींचता है। देखा है ना आपने, एक कोई होगा बेहतर, तो वो उसको खींचेगा, और जैसे वो खींचेगा पहले ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन जैसे उसको खींच के लेके आएगा, वो झूम के नाचेगा। वो उसके अंदर था कि उसको नाचना है, लेकिन वो रुका है कि कोई उसके लिए प्रेरणा दे। दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल गुरु किसको मानते हैं आप? जामवंत। मैंने क्लास में आपसे कहा था, जामवंत दुनिया के सबसे बड़े पहले मोटिवेशनल गुरु इसलिए हैं क्योंकि हनुमान जी के पास अपार शक्तियां थी, ठीक ही नहीं, ढेर सारी शक्तियां उनको बचपन में दी गई थी, और यह भी कहा गया था कि तुमने इन शक्तियों का उपयोग ठीक नहीं किया, इसलिए तुम उनको भूल जाओगे। श्राप दिया था ऋषियों ने, वो जाके यहां वहां चीजें फेंक देते थे, उत्पात मचाते थे। फिर जामवंत उनको, जब सीता जी का पता लगाने का समय आता है, जामवंत कहते हैं, पूरे बांदरों की टीम बैठी हुई थी, कौन जाएगा ये इतना बड़ा समुद्र लांग के, इतने योजन का वो समुद्र था, कौन, किसकी हिम्मत है। सारे लोग चुपचाप बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं, नल नील अंगद सब बैठे हैं। तब जामवंत कहते हैं हनुमान जी से, तुम कैसे चुप बैठे हो हनुमान, का चुप स्वाद रहे हनुमाना, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हारे अंदर तो अपार शक्तियां हैं। हनुमान जी कहते, कैसी शक्तियां, मेरे पास कोई शक्तियां नहीं। अरे कैसी बात करते हो। तो हनुमान जी के लिए फिर वो मोटिवेट करते हैं, उनकी पुरानी पूरी शक्तियों को याद दिलाते हैं, और याद नहीं दिलाते, उनको साथ साथ प्रेरित करते जाते हैं। इतनी प्रेरणा, इतनी प्रेरणा, इतना मोटिवेशन उनके लिए किया जाता है दोस्तों, कि उसके बाद जब जामवंत का प्रेरणा का जो वक्तव्य समाप्त होता है, हनुमान जी एक पल के लिए नहीं ठहरते, सीधे जाते हैं और
आपको पता है रामायण में लंका जाते हैं, सीता जी का पता लगाते हैं, विध्वंस कराते हैं, लंका दहन कराते हैं। तो ये सारी क्षमताएं आपके अंदर भी बेशुमार मौजूद हैं। बस इतना भर है कि आप उस बैरियर को तोड़ेंगे कब। ऐसा ना हो कि जब आप उस बैरियर को तोड़ें बहुत देर हो चुकी हो। मैं इस बातचीत के माध्यम से केवल आपसे यह कहना चाहता हूं, उस बैरियर को अभी, इसी समय, इसी वक्त, इसी पल तोड़ के अलग कर दीजिए।